भाई बहन के रिश्ते। कभी सोचता हूँ कितना प्यार होता है इनमें और फिर अगले ही पल तीखी नोक झोंक। हाँ बिल्कुल, दुनिया के सबसे करीबी रिश्तों में से एक, पर शायद सबसे उलझे हुए भी। सही कहा। आज हम इसी रिश्ते की गांठें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और आज का हमारा नजरिया थोड़ा अलग है। हम ये देख रहे हैं कि क्या भाई बहन एक दूसरे के लिए वो स्वाभाविक चिकित्सक बन सकते हैं, मतलब नेचुरल थेरेपिस्ट। नेचुरल थेरेपिस्ट, हाँ ये तो काफी दिलचस्प विचार है। हाँ, कैसे उनके बीच की वो जो आम तानातनी होती है, राइवलरी जिसे कहते हैं, उसे एक मददगार आपसी मरहम वाले हीलिंग रिश्ते में बदला जा सकता है। अच्छा, तो हम समझेंगे कि भाई इन रिश्तों में क्या चलता रहता है अंदर ही अंदर। जन्म का क्रम यानी बर्थ ऑर्डर, वो कैसे असर डालता है। हाँ, और सबसे जरूरी आपसी समझ और बातचीत के सही तरीकों से इसे मजबूत कैसे करें। और इसे समझने के लिए हम एक परिवार, राहुल और प्रिया, उनकी कहानी का सहारा लेंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। तो ये जो आइडिया है कि भाई बहन थेरेपिस्ट बन सकते हैं, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर तो हम झगड़ों की कहानियां सुनते हैं। हाँ लगता है, पर इसके पीछे कई, आप कह सकती हैं, ठोस वजह है, तर्क है। जैसे कि सबसे पहला तो है साझा अनुभव, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। सोचिए, वो एक ही छत के नीचे एक जैसे माहौल में पलते बढ़ते हैं। हाँ, एक ही स्कूल, एक ही तरह के पेरेंट्स, घर के नियम, सब कुछ। बिल्कुल, एक जैसी चुनौतियां देखते हैं बचपन से। वो जो घर की छोटी छोटी बातें होती हैं, अंदरूनी मजाक होते हैं, वो सब उनका अपना होता है। सही। इससे एक तरह की वो बिना कहे समझने वाली बात आ जाती होगी, एक शॉर्ट हैंड बन जाता होगा। एग्जैक्टली, वही। दूसरा कारण है सहकर्मी स्तर की समझ, पीयर लेवल अंडरस्टैंडिंग। सहकर्मी स्तर मतलब क्योंकि उम्र में ज्यादा फर्क नहीं होता ना अक्सर, तो वो एक दूसरे के नजरिए को, उनकी दुनिया को ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं। अच्छा, पेरेंट्स या बड़ों की तरह नहीं। हाँ, बड़ों की तरह वो अधिकार जताने के बजाय दोस्त की तरह सलाह दे सकते हैं, बिना जज किए सुन सकते हैं। वो एक सेफ स्पेस बन जाता है जहां आप खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, शायद थोड़ी बेवकूफी भरी भी। बिल्कुल। तीसरा, बिना शर्त उपलब्धता, अनकंडीशनल अवेलेबिलिटी। ये तो है। मतलब किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की तरह अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो घर में ही है, लगभग हमेशा 24/7। हाँ, ये रिश्ता जिंदगी भर का है। बिल्कुल। और चौथा कारण? हाँ, चौथा क्या था? चौथा है ईमानदार प्रतिक्रिया, ऑनेस्ट फीडबैक। भाई बहन है ना, अक्सर बिना लाग लपेट के सच बोल देते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। कभी कभी ज्यादा ही सच बोल देते हैं। हाँ, वो चुभ सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यही ईमानदारी आईना दिखाने का काम करती है। वो बनावटी तारीफें नहीं करते, ज्यादातर सीधी सच्ची राय। पर इस ईमानदारी को कंस्ट्रक्टिव बनाना, मतलब जिससे फायदा हो, वो शायद सीखने की बात है। निश्चित रूप से। और अगर हम अपनी संस्कृति में देखें तो रक्षाबंधन है, भाई दूज है, ये त्योहार भी तो इसी गहरे बंधन, सुरक्षा और स्नेह के प्रतीक हैं। सही बात है। तो इसी बुनियाद पर एक आपसी सहयोग और उपचार वाला रिश्ता खड़ा किया जा सकता है। चलिए इसे एक असल स्थिति से समझते हैं। आपने कहा था शर्मा परिवार, राहुल और प्रिया। हाँ, तो मान लीजिए शर्मा जी का घर है, राहुल और प्रिया भाई बहन है। किसी बात पर जोरदार बहस हो गई है, माहौल गर्म है। क्या हुआ? प्रिया थोड़ी परेशान है, आवाज में हल्की सी नमी है। वो कह रही है, राहुल भैया हमेशा मुझे बच्चा समझते हैं, मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। ओके। और राहुल? राहुल अपने बचाव में है, थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, अरे मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तू है कि समझती नहीं। टिपिकल भाई बहन झगड़ा। बिल्कुल। इतने में पापा आ जाते हैं, शर्मा जी। हाँ। वो कहते हैं, क्यों झगड़ रहे हो दोनों, राहुल बड़ा है, तेरी चिंता करता है प्रिया। ये तो आग में घी डालने जैसा हो गया प्रिया के लिए। हाँ, प्रिया और भड़क जाती है, देखा आप हमेशा भैया की साइड लेते हैं। मम्मी भी परेशान है, कहती है बस करो अब तुम लोग, शांति से रहो। ज्यादातर घरों में शायद यही बात खत्म हो जाती है, असल मुद्दा वो दब जाता है, भावनाएं अंदर रह जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। दादी माँ, उन्होंने दखल दिया, पर अलग अंदाज में। कैसे? उन्होंने बहुत शांति से कहा, 1 मिनट रुको सब। राहुल, प्रिया, तुम दोनों आराम से बैठो और बताओ क्या महसूस कर रहे हो, क्या बात है, हम सब सुनते हैं। अच्छा, ये एक अलग अप्रोच है। हाँ, और यही वो पल था जहां चीजें बदल सकती थी। आज हम यही देखेंगे कि कैसे ये आम सा झगड़ा एक सीखने और रिश्ते को बेहतर बनाने के मौके में तब्दील हुआ। ठीक है, तो इस झगड़े की जड़ तक जाते हैं। इसमें ये जो जन्म क्रम वाली बात है, बर्थ ऑर्डर, इसका क्या रोल हो सकता है?
ये भाई बहन के रिश्तों की डायनामिक्स को कैसे असर करता है? जन्मक्रम मनोविज्ञान, बर्थ ऑर्डर साइकोलॉजी, ये काफी दिलचस्प फील्ड है। ये कहता है कि परिवार में बच्चे का स्थान, मतलब वो पहले जन्मा है, बीच का है या आखिरी, ये उसके व्यक्तित्व के कुछ प्रवृत्तियों को आकार दे सकता है। अच्छा, हाँ, जैसे राहुल वो पहला बच्चा है, फर्स्ट बॉर्न। तो अक्सर पहले बच्चों में लीडरशिप या जिम्मेदारी का भाव थोड़ा जल्दी आ जाता है। हाँ, ये तो देखा है। बड़े भाई बहन अक्सर ज्यादा प्रोटेक्टिव, ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। बिल्कुल, वो छोटे भाई बहनों के लिए सुरक्षात्मक होते हैं, उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी ये मार्गदर्शन, ये प्रोटेक्टिवनेस छोटे वाले को नियंत्रण या कंट्रोल जैसा लग सकता है। राहुल की चुनौती शायद यही है। हाँ, वो सोचता है, मुझे लगता है मैं प्रिया को सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, पर प्रिया उसे दखल अंदाजी समझती है। और प्रिया जो आखिरी बच्ची है, लास्ट बॉर्न, उसका क्या? आखिरी बच्चे अक्सर सबका ध्यान खींचना जानते हैं। वो अपनी पहचान बनाने और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते दिख सकते हैं। हाँ, मैं भी काबिल हूँ, ये साबित करने की कोशिश। बिल्कुल, उनमें एक ललक होती है। वो ज्यादा बिंदास, रचनात्मक या थोड़े विद्रोही स्वभाव के भी हो सकते हैं। प्रिया की चुनौती यही है, भैया मुझे हमेशा छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं, मेरी राय उनके लिए मायने नहीं रखती। अच्छा, तो ये टकराव कहीं ना कहीं उनके जन्म क्रम से भी जुड़ा है। राहुल का प्रोटेक्टिव होना, प्रिया का आजादी चाहना। और इनके बीच ये जो राइवलरी है, प्रतिस्पर्धा, इसके आम मुद्दे क्या होते हैं? कई हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है माता पिता का ध्यान और उनकी तुलना। ओह हाँ, देखो वो कितना अच्छा है पढ़ाई में, या तुम उसकी तरह क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल, ये अनजाने में ही प्रतिस्पर्धा बढ़ा देता है। फिर सीमित संसाधन, चाहे वो पेरेंट्स का समय हो या घर में कमरा या कोई चीज, उसके लिए भी एक अनकही खींचतान चलती रहती है। अकादमिक या दूसरी उपलब्धियों में तुलना, वो भी बहुत कॉमन है। हाँ, बहुत आम है। और निजी स्पेस, पर्सनल स्पेस और आजादी, कौन कितना स्वतंत्र है, किसके क्या अधिकार हैं, इन पर भी बहसें होती हैं। तो ये जो आम राइवलरी है, ये तनातनी, इसको एक आपने कहा हीलिंग पार्टनरशिप, मतलब आपसी मरम पट्टी वाले रिश्ते में कैसे बदला गया? दादी माँ ने क्या किया असल में? दादी माँ ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका निभाई, मीडिएटर। उन्होंने एक, क्या कहेंगे, अनौपचारिक पारिवारिक सत्र जैसा माहौल बनाया। अच्छा, कैसे, क्या कदम उठाए उन्होंने? सबसे पहला कदम था एक दूसरे का नजरिया समझना, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स। उन्होंने पहले राहुल से शांति से पूछा, बेटा तू क्यों प्रिया को इतना गाइड करने की कोशिश करता है, तेरे मन में क्या है? और राहुल ने क्या कहा? राहुल ने ईमानदारी से बताया, दादी मुझे डर लगता है कि वो कोई गलत फैसला ना कर ले। मैंने अपनी जिंदगी में जो गलतियां की हैं, मैं नहीं चाहता वो उन्हें दोहराएं। चिंता थी मतलब? हाँ, चिंता। फिर उन्होंने प्रिया से पूछा, और बेटा तुझे कैसा महसूस होता है जब भैया सलाह देते हैं? प्रिया ने क्या बताया? प्रिया ने थोड़ी रुंधे गले से कहा, मुझे लगता है जैसे मैं कुछ भी खुद से ठीक नहीं कर सकती। वो हमेशा मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं अभी भी 5 साल की बच्ची हूँ। यहीं पे वो आहा मोमेंट आया होगा, जब दोनों को एक दूसरे की बात कुछ समझ आई। बिल्कुल, वो निर्णायक क्षण था, ब्रेक थ्रू मोमेंट। दोनों को ये एहसास होने लगा कि शायद नियत बुरी नहीं है, बस तरीका गलत है। दादी माँ ने फिर एक छोटा सा अभ्यास कराया। उन्होंने राहुल से कहा, जरा सोच, अगर तुझे हर बात पर कोई टोके, कोई बताए कि ये करो वो मत करो, तो तुझे कैसा लगेगा? राहुल ने क्या जवाब दिया? राहुल ने सोचा और कहा, चिढ़ होगी, गुस्सा आएगा, ऐसा लगेगा कि मुझ पर किसी को भरोसा ही नहीं है। सही। और प्रिया को? प्रिया को सोचने को कहा कि भैया कि इस चिंता के पीछे क्या कारण हो सकता है। प्रिया ने धीरे से कहा, शायद वो सच में मेरी परवाह करते हैं, पर उनका तरीका, वो मुझे पसंद नहीं आता। तो ये आपसी समझ की पहली सीढ़ी थी? हाँ, बिल्कुल। नजरिया समझने के बाद अगला कदम क्या था? हाँ, अगला कदम क्या होता है रिश्ते को असल में बदलने के लिए? अगला कदम था भावनात्मक मान्यता और सहानुभूति, इमोशनल वैलिडेशन एंड एम्पैथी बिल्डिंग। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक दूसरे की भावनाओं को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना, उन्हें मान्य करना, ये कहना कि हाँ तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है और ये ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। ओके, सिर्फ सुन के अनसुना नहीं करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तीसरा कदम जो शायद सबसे मुश्किल होता है, हाँ, वो क्या? वो था संवाद का नया पैटर्न विकसित करना।
न्यू कम्युनिकेशन पैटर्न, मतलब पुराने टकराव वाले पैटर्न को तोड़कर एक नया, ज्यादा सम्मानजनक और प्रभावी तरीका अपनाना। पुराना पैटर्न तो हमें पता है, राहुल का टोकना, प्रिया का चिढ़ना। नया पैटर्न कैसा था इसका? नई पैटर्न में राहुल ने सीखा कि सीधे हुक्म देने या सलाह थोपने के बजाय वो कहे, प्रिया मुझे इस सिचुएशन को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है, क्या मैं बता सकता हूँ मुझे क्या लग रहा है, पर देखो आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। सुझाव देना, हुक्म नहीं। हाँ, और प्रिया ने सीखा कि सीधे खारिज करने या चिल्लाने के बजाय वो कहे, भैया मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, पर मैं इसे अपने तरीके से करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कोशिश करने दें। अगर मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है कम्युनिकेशन स्टाइल में, है ना? यहाँ एक छोटा सा मौका लेते हैं अपने बारे में सोचने का, श्रोताओं के लिए। अगर कोई छोटा भाई या बहन किसी मुश्किल में है तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम फौरन जाकर उसकी समस्या सुलझा देते हैं, ए, या उसे खुद ही जूझने देते हैं, बी, या ध्यान से उसकी पूरी बात सुनते हैं, सी, या फिर सलाह देते हैं लेकिन फैसला उसी पर छोड़ देते हैं, डी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ए है अति सुरक्षात्मक, बी है उदासीन, सी है सहायक श्रोता और डी है सहयोगी मार्गदर्शक। बिल्कुल। और इसका उल्टा सोचें, अगर कोई बड़ा भाई या बहन सलाह देता है तो कैसा महसूस होता है? क्या हम शुक्रगुजार होते हैं कि वो अनुभवी हैं, ए, या चिढ़ जाते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, बी, या अच्छा लगता है कि वो परवाह करते हैं, सी, या सम्मानित महसूस करते हैं कि वो हमारी पसंद का आदर करते हैं, डी? इसमें भी विकल्प सी और डी एक ज्यादा स्वस्थ और सहयोगी रिश्ते की तरफ इशारा करते हैं, जहां परवाह भी है और सम्मान भी। सही। अब बात और दिलचस्प हो रही है। चलिए कुछ ठोस तकनीकें सीखते हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स जिनसे भाई बहन एक दूसरे के बेहतर थेरेपिस्ट बन सकें। जरूर। पहली तकनीक है समाधान दिए बिना सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग विदाउट सॉल्यूशंस। इसके लिए एक आसान सा मॉडल है SOAR, SOAR। सोर, ये क्या है? एस मतलब? S मतलब स्टॉप, रुकें। फौरन सलाह या समाधान देने की अपनी जो तीव्र इच्छा होती है ना, उस पर लगाम लगाएं, बस सुने। ओके, रुकें। फिर? ओ मतलब ओपन, खुलें। सुनने के लिए अपना दिमाग और दिल खुला रखें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना जज किए। ठीक है। ए मतलब एक्नॉलेज, स्वीकारें। सामने वाले की भावनाओं को पहचानें और जताएं कि आप समझ रहे हैं। हाँ, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, या ये तो दुख की बात है। भावनाओं को मान्य करना, वैलिडेट करना। हाँ, और आखिर में आर मतलब रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया दें, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया जो उन्हें और खोलने का मौका दें, जैसे सवाल पूछकर या उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराकर, अपनी बात थोपने के बजाय। अच्छा, तो इसे राहुल प्रिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्रिया कहती है, मेरी दोस्त ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। पुराना राहुल क्या कहता? पुराना राहुल शायद कहता, तो उससे बात करना बंद कर दे, या मैंने तो पहले ही कहा था वो ठीक नहीं है, समाधान या जजमेंट। और नया राहुल SOAR तकनीक इस्तेमाल करके? नया राहुल पहले रुकता, सुनता, फिर कहता, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। एक्नॉलेज, फिर शायद पूछता, और क्या हुआ, बताओ मुझे। कितना फर्क है दोनों अप्रोच में? बहुत ज्यादा। इससे सामने वाले को लगता है कि उसे सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। सही। दूसरी तकनीक क्या है? तकनीक 2, भावनात्मक प्रतिबिंबन और मान्यता, इमोशनल मिररिंग एंड वैलिडेशन। ये SOAR के एक्नॉलेज से थोड़ा आगे है। कैसे? इसमें आप सिर्फ स्वीकारते नहीं, बल्कि दूसरे की भावनाओं को आईने की तरह उसे वापस दिखाते हैं, ताकि वो उन्हें ठीक से समझ सकें और महसूस कर सकें कि हाँ, ये भावना महसूस करना जायज है। उदाहरण? जैसे मान लीजिए राहुल को किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और वो बहुत निराश है। प्रिया ये कहने के बजाय कि अरे कोई बात नहीं, और भी कॉलेज है, जो उसकी निराशा को कम करना हुआ, वो कह सकती है, भैया मैं ब्रेक सकती हूँ, आप कितने निराश हैं, आपने इसके लिए कितनी मेहनत की थी, ये वाकई बहुत दुखद है। इससे राहुल को लगेगा कि उसकी निराशा वो ठीक है, उसे महसूस करने का हक है। बिल्कुल, उसकी भावनाएं मान्य हैं, उन्हें कम आंकने या फौरन ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही। ये बहुत जरूरी है। और तीसरी तकनीक? तकनीक 3, सहकर्मी परामर्श बनाम अधिकार, पीयर मेंटरिंग वर्सेस अथॉरिटी। मतलब बॉस की तरह निर्देश देने के बजाय एक साथी की तरह मिलकर रास्ता खोजना। अच्छा,
बड़ा भाई या बहन होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा बॉस बनना है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप एक साथी बनकर मदद कर सकते हैं। जैसे प्रिया अगर अपने करियर को लेकर उलझन में थी, हाँ, पुराना राहुल शायद कहता तुझे इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए, बेस्ट है। अधिकार जताते हुए। हाँ, नया राहुल कहता अच्छा तुम क्या क्या सोच रही हो, क्या क्या ऑप्शन है, चलो साथ में बैठकर दोनों के फायदे नुकसान लिखते हैं, सोचते हैं, फिर देखो तुम्हें क्या सही लगता है। ये मिलकर समस्या सुलझाने जैसा है, टीम वर्क। एग्जैक्टली, जहां दोनों बराबर के साथी हैं फैसले में। ये तकनीकें तो बहुत काम की लग रही हैं, लेकिन क्या भाई बहन इससे भी आगे बढ़कर कुछ और खास भूमिकाएं निभा सकते हैं एक दूसरे के लिए, जब रिश्ता मजबूत हो जाए? हाँ बिल्कुल, जब भरोसा और समझ बढ़ जाती है तो वो कुछ और गहरी एडवांस्ड भूमिकाएं भी निभा सकते हैं। जैसे कि कौन सी भूमिकाएं? पहली हो सकती है भावनात्मक संसाधक की, इमोशनल प्रोसेसर। ये क्या होता है? इसका मतलब है भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने में मदद करना। कई बार हम खुद अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते या दबा देते हैं। अच्छा, तो भाई या बहन इसमें मदद कर सकते हैं? हाँ, मान लीजिए राहुल अक्सर अपना गुस्सा या निराशा दिखाता नहीं। प्रिया अगर वो ये पैटर्न समझती है तो वो धीरे से पूछ सकती है, भैया आप कह तो रहे हैं सब ठीक है, पर मुझे लग रहा है आप किसी बात से परेशान हैं, क्या बताना चाहेंगे? भावनाओं को बाहर लाने में मदद करना। हाँ, या उन्हें नाम देने में मदद करना, या शायद किसी क्रिएटिव तरीके से उन्हें निकालने को कहना, जैसे कुछ लिखना या पेंट करना। दिलचस्प। और दूसरी भूमिका? दूसरी हो सकती है वास्तविकता जांच प्रदाता की, रियलिटी चेक प्रोवाइडर। रियलिटी चेक मतलब जब कोई बहुत ज्यादा भावुक हो रहा हो या किसी एक ही नजरिए में अटक गया हो, तो दूसरा उसे एक संतुलित यथार्थवादी पर्सपेक्टिव दे सकता है, थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी ला सकता है। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए प्रिया किसी छोटी सी असफलता पर कहती है, मुझसे कुछ भी ठीक से नहीं होता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो राहुल डांटने के बजाय उसे याद दिला सकता है, प्रिया जरा सोचो, पिछले हफ्ते ही तुमने वो डिबेट जीती थी और अपने प्रोजेक्ट के लिए कितनी तारीफ मिली थी। अभी तुम एक चीज से परेशान हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी चीज में अच्छी नहीं हो। अच्छा, मतलब फैक्ट सामने रखना। हाँ, स्थिति का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। बिल्कुल, भावनाओं के तूफान में थोड़ा ठहराव लाना। और कौन सी भूमिकाएं हैं? एक और है अनुभव अनुवादक, एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर। ये क्या है? बड़ा भाई या बहन अपने अनुभव से छोटे को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर सकता है, जैसे कॉलेज लाइफ, जॉब इंटरव्यू वगैरह। और छोटा भाई या बहन बड़े को आज की पीढ़ी की सोच, नए ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, इन सब से रूबरू करा सकता है। मतलब वो एक दूसरे के लिए दुनिया का अनुवाद कर सकते हैं, एक पुल की तरह। हाँ बिल्कुल, एक ब्रिज की तरह। और चौथी भूमिका? हाँ, एक और थी शायद। हाँ, जवाबदेही साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हाँ, एक दूसरे को उनके लक्ष्यों को पाने में मदद करना, बिना जज किए, बस सपोर्ट करके। जैसे? मान लीजिए राहुल ने फैसला किया है कि वो पब्लिक स्पीकिंग का अपना डर कम करेगा, तो प्रिया उसे छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, उसकी प्रैक्टिस सुन सकती है, जब वो थोड़ा सफल हो तो उसकी तारीफ कर सकती है। और वैसे ही अगर प्रिया अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहती है तो राहुल उसकी छोटी छोटी जीतों को सराह सकता है, उसे उसकी ताकतों की याद दिला सकता है। बिल्कुल, ये आपसी सहयोग रिश्ते को और गहरा बनाता है, एक टीम वाली भावना आती है। ये तो बहुत अच्छी भूमिकाएं हैं। अच्छा, जन्मक्रम की बारीकियों पर थोड़ी और बात करते हैं। हमने पहले और आखिरी बच्चे की बात की, मंझला बच्चा का, मिडिल चाइल्ड, उनका क्या रोल होता है सब में? मंझले बच्चे, वो अक्सर परिवार के शांति दूत होते हैं, नेचुरल मीडिएटर्स। मध्यस्थ कैसे? उनमें अक्सर दोनों पक्षों को समझने की कमाल की क्षमता होती है। वो बड़े और छोटे दोनों के नजरिए को समझ पाते हैं, इसलिए वो सुलह कराने में माहिर हो सकते हैं। उनमें सहानुभूति भी ज्यादा देखी जाती है कई बार। तो ये उनकी एक तरह की थेरेप्यूटिक सुपर पावर हुई। हाँ, कह सकते हैं। और इकलौते बच्चे, ओनली चाइल्ड, उन्हें तो ये भाई बहन वाली सहकर्मी थेरेपी का अनुभव ही नहीं मिलता होगा। हाँ, ये उनके लिए एक अलग स्थिति है। उन्हें भाई बहन के साथ होने वाले वो रोजमर्रा के छोटे मोटे टकराव और सुलह का अनुभव नहीं होता, जो असल में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो वो क्या करें? उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो चचेरे भाई बहनों या करीबी दोस्तों के साथ ऐसे गहरे भरोसेमंद रिश्ते बनाएं जहां वो ये आपसी लेन देन, ये देना लेना, ये कौशल सीख सकें और उसका अभ्यास कर सकें। अच्छा। और जुड़वा,
ट्विन्स, या जिनकी उम्र में बहुत कम फासला हो। उनमें तो एक दूसरे की गहरी समझ होती है, प्राय बिना कहे ही बातें समझ लेते हैं। टेलीपैथी जैसा लगता है कभी कभी। हाँ, लेकिन उनमें प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा तीव्र हो सकती है, बहुत ज्यादा तुलना हो सकती है। उनके लिए चुनौती होती है अपनी अलग पहचान बनाए रखने की, जबकि वो एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं। तो उनमें ये सहकर्मी थेरेपी तो बहुत प्राकृतिक रूप से होती होगी। हाँ, ये सबसे प्राकृतिक रूप है, पर उन्हें स्वस्थ सीमाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखना। तो वापस राहुल और प्रिया पर आते हैं। दादी माँ की उस पहल के 3 महीने बाद उनके रिश्ते में क्या वाकई कोई बदलाव आया? उनकी ये जो हीलिंग जर्नी थी वो कैसी रही? जबरदस्त बदलाव आया। उनकी कहानी एक बहुत ही, क्या कहूँ, सफल उदाहरण है कि कैसे इरादा और सही तकनीकें रिश्ते को सच में बदल सकती हैं। क्या सुधार हुए? कुछ खास बातें जो नजर आईं? सबसे बड़ा बदलाव तो उनके सुनने के कौशल में आया। राहुल अब प्रिया की बात खत्म होने से पहले समाधान देने के लिए नहीं कूदता। सौर तकनीक काम आई मतलब? बिल्कुल। वो पहले सुनता है, समझता है और पूछता है कि प्रिया को क्या चाहिए। सिर्फ सुनना या सलाह भी। वो प्रिया की अपनी सोच और फैसलों का सम्मान करना सीख गया है। और प्रिया की तरफ से क्या बदलाव आया? प्रिया की भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ी है, इमोशनल इंटेलिजेंस। वो अब राहुल की अनकही चिंताओं या भावनाओं को ज्यादा आसानी से भांप लेती है। अच्छा। हाँ, और उसे व्यक्त करने में मदद करती है। वो अब जानती है कि कैसे बिना ठेस पहुंचाए अपनी असहमति जतानी है और कैसे भैया को जरूरत पड़ने पर प्रोत्साहित करना है। जिसे वो कॉलेज रिजेक्शन वाले उदाहरण में प्रिया ने किया था। बिल्कुल। उसने राहुल की निराशा को मान्य किया, वैलिडेशन, और साथ ही उसकी हिम्मत भी बंधाई, सपोर्ट। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, ये सक्रिय भावनात्मक समर्थन था। और उनके झगड़े जो पहले इतने होते थे, क्या वो कम हुए? उनका संघर्ष समाधान का तरीका पूरी तरह बदल गया है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। माता पिता बताते हैं कि अब उन्हें शायद ही बीच बचाव करना पड़ता है। अरे वाह। वो खुद ही बैठकर बात करते हैं, एक दूसरे का नजरिया समझते हैं और कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। लड़ाई की जगह बातचीत ने ले ली है। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, और मजे की बात यह है कि अब वो घर के दूसरे मामलों में भी ज्यादा परिपक्व राय देने लगे हैं। क्या इन बदलावों को किसी तरह मापा जा सकता है? कुछ अंदाजा? हाँ, परिवार ने कुछ चीजें नोटिस की, जैसे रोज के जो छोटे मोटे झगड़े होते थे वो लगभग 80% कम हो गए। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और एक दूसरे से मदद या भावनात्मक सहारा मांगने की प्रवृत्ति वो 90% बढ़ गए। वाह। पहले हिचकिचाते थे, अब खुलकर बात करते हैं। गजब। और वो अब पहले से लगभग 3 गुना ज्यादा समय स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ बिताते हैं। क्वालिटी टाइम, मजे करते हैं, फिल्म देखते हैं, बाहर जाते हैं। वाह। और उनके व्यक्तिगत विकास पे क्या असर पड़ा इसका, राहुल और प्रिया पर इंडिविजुअली? राहुल का आत्मविश्वास खासकर लोगों से बात करने में काफी बढ़ा है। वो थोड़ा शांत और ज्यादा समझदार हो गया है। प्रिया ज्यादा स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेने लगी है, उसमें एक ठहराव आया है। मतलब दोनों को फायदा हुआ? बिल्कुल। दोनों की भावनात्मक समझ बेहतर हुई है और वो स्कूल कॉलेज के तनाव को भी बेहतर तरीके से संभाल पा रहे हैं। परिवार वालों का क्या कहना है इस बदलाव पर? माता पिता, दादी माँ? माता पिता तो बहुत खुश हैं और सुकून में हैं। शर्मा जी कहते हैं, अब घर का माहौल ही बदल गया है, शांति रहती है। आंटी कहती हैं, ये देखकर तसल्ली होती है कि वो एक दूसरे के लिए इतने बड़े सपोर्ट बन गए हैं। और दादी माँ, जिनकी वजह से ये सब शुरू हुआ? दादी माँ, वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, बस यही तो चाहिए था। आखिर भाई बहन ही तो एक दूसरे के पहले और सबसे पक्के दोस्त होते हैं। क्या बात है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आज की इस गहरी पड़ताल से क्या मुख्य बातें हैं जो हम याद रख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भाई बहन वाकई एक दूसरे के स्वाभाविक सहकर्मी, चिकित्सक बन सकते हैं। उनमें वो पोटेंशियल है। हाँ, उनके साझा अनुभव और आपसी समझ के कारण। दूसरा, उनके बीच की वो जो प्रतिद्वंदिता या तनातनी है, उसे सहयोग और आपसी मदद में बदलना पूरी तरह संभव है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है। तीसरा, हर जन्म क्रम की अपनी अनूठी उपचारात्मक ताकतें होती हैं, जिन्हें पहचाना और इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी क्रम कम या ज्यादा नहीं है। सही। चौथा, सलाह देने की जल्दी करने से कहीं ज्यादा जरूरी है ध्यान से सुनना और समझना। एक्टिव लिसनिंग इज की। पांचवा,
भावनाओं को मान्य करना, उन्हें स्वीकारना, इमोशनल वैलिडेशन, ये रिश्ते में भरोसे की नींव रखता है। और छठा? और छठा, मिलकर समस्या का हल खोजना, राइट। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये अकेले जूझने से हमेशा बेहतर होता है और रिश्ते को मजबूत करता है। एक और अहम बात शायद ये है कि अपनी अलग पहचान बनाए रखना और भाई बहन के साथ मजबूत रिश्ता रखना, ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। बिल्कुल। बल्कि ये एक स्वस्थ रिश्ते की निशानी है। सही कहा। और ये जो आपसी सहयोग और संवाद के कौशल है ना, ये सिर्फ भाई बहन के रिश्ते में ही नहीं, जीवन के हर रिश्ते में काम आते हैं। दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ, काम की जगह पर। राइट। तो ये सिर्फ एक रिश्ते को सुधारना नहीं है, ये तो जिंदगी भर के लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है, एक ऐसा आपसी देखभाल का तंत्र जो शायद आने वाली पीढ़ियों तक फायदा पहुंचाए। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। जरूर। भाई बहन सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं होते, वो हमारे पहले दोस्त, हमारे अनजाने शिक्षक, हमारे स्वाभाविक चिकित्सक और जीवन भर के साथी हो सकते हैं। इस रिश्ते को संवार कर हम सिर्फ दो दिलों को नहीं जोड़ते, बल्कि एक शक्तिशाली मरहम लगाने वाली टीम बनाते हैं। वाह, बहुत खूब कहा। हाँ, पर ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये चर्चा गंभीर पारिवारिक मुद्दों या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए पेशेवर मदद का विकल्प नहीं है। अगर जरूरत महसूस हो तो योग्य काउंसलर या थेरेपिस्ट से संपर्क करना हमेशा सही कदम होता है। बिल्कुल सही, ये एक बहुत जरूरी बात है।